हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस 97 पे। तो आज हम लोग जानने वाले हैं पंचायती राज व्यवस्था के बारे में, जो कि किसी भी एग्जाम में आपका कहीं ना कहीं इस पोर्शन को आप छोड़ नहीं सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं एक क्वेश्चन आ ही जाता आपका है। ठीक है, तो चलिए हम लोग देर न करके स्टार्ट करते हैं। पंचायती राज व्यवस्था से पहले आपको उसके पृष्ठभूमि को आपको जानना होगा, जैसे कि इसको पहले स्टार्टिंग कहाँ से होता है। तो देखिए, इसको स्थानीय स्वशासन के बारे में पहले जानना होगा हम लोग को, उसी का कहीं ना कहीं रूप है लोकल गवर्नमेंट। स्थानीय स्वशासन जो है, इसका पहली बार विश्व में कोई पहली बार इसको कोई किया है तो वह है भारत ही है। पंचायती राज व्यवस्था को जनक, इसको लाने वाला कौन है, तो उस भारत देश जननी भारत ही इसका है। ठीक है, सबसे पहली बार एक चोल वंश हुआ करता था, उसने सबसे पहली बार चोल वंश के राजाओं ने पहली बार बल दिया किस पर, स्थानीय स्वशासन पर। ठीक है, तो चोल वंश ने सबसे पहली बार, अरितुमेकर अभिलेख है उसी में मिला था इसका। फिर आगे बढ़िएगा तो अंग्रेज काल में लॉर्ड रिपन को इसका मैग्ना कार्टा माना जाता है उसको, और इसीलिए उनको मैग्ना कार्टा जारी करते हैं उससे संबंधित, इसीलिए स्थानीय स्वशासन का पिता भी कहा जाता है लॉर्ड रिपन साहब को। तो चलिए हम लोग इसी सब चीज़ों के बारे में हम लोग जान लेते हैं। सबसे पहली बार स्थानीय स्वशासन को सबसे पहला बार बल कौन दिया, तो चोल वंश ने। कौन? स्थानीय स्वशासन पर बल कौन दिया? चोल वंश के जो शासक थे, चोल वंश के शासकों ने दिया बल इस पर, किस पर, स्थानीय स्वशासन पर। चोल वंश पुराने समय में, प्राचीन काल में। फिर आगे बढ़िएगा तो अंग्रेज काल में लॉर्ड रिपन साहब, कौन, लॉर्ड रिपन को, इनको एक मैग्ना कार्टा जारी करते हैं इससे संबंधित। क्या? मैग्ना कार्टा, मैग्ना कार्टा जारी करते हैं इस पंचायती स्थानीय स्वशासन से संबंधित। ठीक है, तो इसलिए इनको स्थानीय स्वशासन का जनक भी कहा जाता है, स्थानीय स्वशासन का जनक किन्हें कहा जाता है, यही लॉर्ड रिपन साहब को अंग्रेज काल में। ठीक है, स्थानीय लोकल लोगों को शासन करने का जिम्मेवारी एक मैग्ना कार्टा का माध्यम से जारी किए थे। उसमें गवर्नर जनरल हुआ करते थे। ठीक है, 1882 में। ठीक है, और गवर्नर जनरल नहीं, वायसराय जानेंगे हम लोग 1882 में, क्योंकि जानते हैं कि 1857 के बाद जो है गवर्नर जनरल का पोस्ट का नाम वायसराय कर दिया गया था। तो पूछेंगे कि हम लोग आधुनिक काल में अंग्रेज कौन था जो किस पर बल दिया था, लॉर्ड रिपन साहब। ठीक है, एक मैग्ना कार्टा जारी किए थे अधिकार पर स्थानीय शोषण से रिलेटेड, इसीलिए इनको स्थानीय शोषण का जनक या पिता पूछेगा तो लॉर्ड रिपन को ही मारेंगे हम लोग। ठीक है, अब चल रहा है पिछले कहानी। फिर देखेंगे पंचायती राज व्यवस्था संबंधित, ये कहीं ना कहीं आपका इसका उद्देश्य को जानना है आपको। बाद में जो है स्थानीय शोषण का रूप जो आता है, ठीक है, जिसका स्थानीय शोषण को लाने का उद्देश्य क्या है आपका, तो पंचायती राज व्यवस्था किसका रूप है, स्थानीय स्वशासन का। स्थानीय स्वशासन दो प्रकार के, एक ग्राम स्तर पर है तो आपका ग्राम पंचायत, शहरी क्षेत्र पर तो नगर परिषद, नगर पंचायत, नगर निगम होता है। तो उसी में हम लोग जानेंगे पंचायती राज व्यवस्था के बारे में हम लोग अध्ययन करने वाले हैं। तो पंचायती राज व्यवस्था का उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य आपका है लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का होता है मतलब सत्ता को विभाजित करना। ठीक है, ठीक है, मतलब जैसे कि केंद्र है, उसके बाद राज्य सरकार पर कुछ पावर है, उसके बाद डायरेक्ट इसको लोकल गवर्नमेंट को, लोकल में किसको, स्थानीय शासन में आपका पंचायत को, नगर परिषद को जो शहरी क्षेत्र में, ग्राम क्षेत्र में ग्राम पंचायत। तो इसका उद्देश्य क्या है, इसका पंचायती राज व्यवस्था का लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण, मतलब विकास के कामकाज में जन भागीदारी बढ़ाना, लोगों को जोड़ना, विकास के कामकाजों में एकदम लोकल से लोकल लोगों को एकदम। ठीक है, इसका उद्देश्य है पहला लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण, सत्ता के विभाजन, विकास के कामकाजों में लोगों को भागीदारी करने के लिए। ठीक है, फिर जानेंगे 1919 में एक आया था अधिनियम, जानते होंगे, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड में 1919 ईस्वी में भी चर्चा मिलता है किसका, स्थानीय स्वशासन का। ठीक है, आधुनिक काल में। फिर देखिए, इसी में भारत का संविधान जब निर्माण होने लगा
तो उस समय संविधान निर्मात्री सभाओं ने महात्मा गांधी पंचायती राज व्यवस्था का प्रबल समर्थक थे। कौन? महात्मा गांधी प्रबल समर्थक थे पंचायती राज व्यवस्था का। तो उस क्रम में जब इसको चर्चा होने लगी कि इसको कहाँ रखा जाए संविधान में, तो इसको संविधान में रखा गया आपको भाग 4 में। कहाँ? भाग 4 में रखा गया। संविधान जब निर्माण होने लगा तो भाग 4 में रखा गया। और कहाँ? डीपीएसपी में। कहाँ? डीपीएसपी का होता है नीति निर्देशक तत्व में पहली बार इसको जगह मिला। किसको? पंचायत के बारे में। अनुच्छेद 40 में लिखा गया कि पंचायत का गठन हो सकता है। ठीक है, कहाँ? अनुच्छेद 40 में पंचायत के गठन के बारे में चर्चा किया गया। और कहाँ संविधान में निर्मात्री सभाओं ने? तो आपका देखिए भाग 4 में डीपीएसपी मतलब नीति निर्देशक तत्व में इसका चर्चा मिलता है। कहाँ? नीति निर्देशक तत्व में। तो उसी संदर्भ में भारत जब आज़ाद हो जाता है तो उसको जवाहरलाल नेहरू साहब इसको समझते हैं कि इसको आगे प्रक्रिया को बढ़ाया जाए। ठीक है, तो इन्होंने पहली बार सामुदायिक विकास कार्यक्रम स्टार्ट करते हैं। कौन? जवाहरलाल नेहरू साहब। कब? तो महात्मा गांधी के जन्मदिन पर, क्योंकि उसका प्रबल समर्थक थे। 2 अक्टूबर 1952 को क्या किए? 1952 को सामुदायिक विकास कार्यक्रम को स्टार्ट किए। कौन? जवाहरलाल नेहरू साहब। तो लेकिन ये आपका सफल नहीं हो सका। 1953 में इसी के तहत एक और आता है आपका राष्ट्रीय प्रसार सेवा। सामुदायिक विकास कार्यक्रम स्टार्ट कौन के थे? गांवों को विकास करने में भागीदारी देने के, लेकिन ये सफल नहीं हुआ। ठीक है, 1953 में एक और स्टार्ट करते हैं आपका राष्ट्रीय विस्तार सेवा, लेकिन ये भी सफल पूर्णतः नहीं हो पाता है। तो आगे बढ़ते हम लोग हैं। तो जवाहरलाल नेहरू साहब 1957 में एक कमेटी गठित करवाते हैं। 1957 में कौन? BLM से याद रखिएगा, बलवंत राय मेहता समिति। ठीक है, बलवंत राय मेहता समिति। कौन? बलवंत राय मेहता समिति का गठन होता है और इस समिति को बोला जाता है आप इसके बारे में अध्ययन करने के लिए और एक आपका प्रारूप तैयार करने के लिए, पंचायत कैसा होना चाहिए इसके संबंधित। तो बलवंत राय मेहता समिति गठन हुआ, इसके अध्यक्ष ही थे, इन्हीं के नाम पर नाम पड़ गया। बहुत सारा समिति है लेकिन आपको जानना है कुछ कुछ। ठीक है, तो बलवंत राय मेहता समिति 57 में गठन हुआ और एक आके 1959 में अपना रिपोर्ट दिए। कब? 1959 में अपना रिपोर्ट दिए। कौन? बलवंत राय मेहता समिति जो थी 1959 में रिपोर्ट दी कि किस तरह से पंचायत का ढांचा होना चाहिए। तो इन्होंने जो दिया था विचार त्रिस्तरीय, किस स्तर का? त्रिस्तरीय प्रारूप करके ही पंचायत का निर्माण, पंचायत का प्रारूप तैयार किया। जैसे ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, प्रखंड स्तर पर पंचायत समिति, जिला स्तर पर जिला परिषद का ये अपना प्रारूप दिए। कौन? आपका बलवंत राय मेहता समिति त्रिस्तरीय दिए। तो इसको क्या किए इस रिपोर्ट के माध्यम से कि आपका जवाहरलाल नेहरू साहब, JL नेहरू, JL लिख रहे हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू साहब जो हमारे उसमें प्रधानमंत्री हुआ करते थे, उन्होंने पहली बार 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिला में, कहाँ? राजस्थान के नागौर जिला में क्या किए? पहली बार पंचायती राज का शुभारंभ हुआ। कब? 2 अक्टूबर 1959 को। 2 अक्टूबर को क्यों हो रहा है? क्योंकि आप जानते हैं कि इसका कौन समर्थक थे? महात्मा गांधी पंचायती राज के प्रबल समर्थक थे। ठीक है, तो पंचायती राज व्यवस्था पंडित जवाहरलाल नेहरू उसमें प्रधानमंत्री हुआ करते थे। उन्होंने 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिला में पहली बार पंचायती राज व्यवस्था का शुभारंभ किया। ठीक है, फिर देखिएगा 9 दिन बाद, यानी कि 2 अक्टूबर के 9 दिन जोड़िए, 11 अक्टूबर 1959 को आंध्र प्रदेश में, कहाँ? आंध्र प्रदेश में, मतलब दूसरा जगह कौन जो था जहां लागू हुआ, तो आपका 11 अक्टूबर 1959 को आंध्र प्रदेश में
पंचायती राज व्यवस्था का गठन किए? कौन? जवाहरलाल नेहरू साहब। कहाँ? दूसरा पूछेगा राज्य तो कौन? आंध्र प्रदेश। और पहला राज्य कौन सा? राजस्थान के नौगढ़ जिला में। तो ये सब हो रहा था प्रक्रिया। फिर इसमें जब सरकार बदल जाता है आपका 1964 में, इनका मृत्यु जब हो जाता है इनका, तब क्या होता है कि 1900 सरकार गिरने के बाद आपका सरकार इनका जब मृत्यु हो जाता है तब उसके बाद फिर आपका प्रक्रिया बढ़ते जाता है, कुछ समिति गठित होती है। उसी बीच में 1977 में एक दौर आता है। कब? 1977 में। उसमें आपका जनता पार्टी का सरकार बनता है, मोरारजी देसाई साहब प्रधानमंत्री बनते हैं। तो ये क्या करते हैं कि एक समिति गठित करवाते हैं, अशोक मेहता समिति। अशोक मेहता समिति गठन करवाते हैं। अभी इनका सरकार 2 साल रहता है, तो आपका जैसे ही इनका सरकार गिरता है तो इस समितियों को खत्म कर दिया जाता है। कौन समिति का? अशोक मेहता समिति का। ठीक है, जब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनती है तो इनका इस समिति गठित खत्म करते हैं। यही याद रखिएगा, अशोक मेहता समिति का भी एक गठन हुआ था जो पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित थे। जब आगे दौर बढ़ते जाता है, इसका विस्तार होते जाता है, तो इसको संवैधानिक दर्जा प्राप्त तब तक नहीं था। किसको? पंचायती राज व्यवस्था को। तो पहली बार एल.एम. सिंघवी, कौन? एल.एम. सिंघवी समिति जो थी वो बोली कि इसको संवैधानिक दर्जा प्रदान किया जाए। कौन? एल.एम. सिंघवी समिति द्वारा मांग किया गया इसको संवैधानिक दर्जा मिलना चाहिए पंचायती राज व्यवस्था को। तो इसी के लिए संविधान में 73वां संविधान संशोधन होता है। ये विधेयक रखा गया 1992 में रखा गया था। कहाँ? संसद में। लेकिन जब ये इसको चर्चा हुआ और जब ये पारित होता है, जब ये संवैधानिक आपका दर्जा इसको पारित कब माना जाता है? 73वां संविधान पारित कब होता है? तो ये पारित होता है 24 अप्रैल 1993 को। 24 अप्रैल को ही पारित हुआ, तो इसीलिए हम लोग मनाते हैं पंचायती राज दिवस। कब? 24 अप्रैल को ही। ठीक है, तो इस 73वां संविधान संशोधन के तहत आपका क्या हुआ? 3 चीज काम किया गया। इसमें क्या किया गया? पहला, 11वां अनुसूची जोड़ा गया। कौन? अनुसूची 11 जोड़ा गया। क्या जोड़े हैं देख लीजिए। 73वां संविधान संशोधन 24 अप्रैल 1993 को पारित हुआ ही, 1992 में रखा गया था संसद में। तो इसके तहत अनुसूची 11 जोड़ा गया। का? अनुसूची 11, जिसमें 29 विषय का उल्लेख किया गया। कितने? 29 विषय का उल्लेख किया गया। इसमें बात करते हैं इसमें भाग कौन सा? तो भाग 9। कौन सा? भाग 9। और पूछेंगे अनुच्छेद 243 से लेकर ए से लेकर ओ तक, मतलब 243 ए, 243 बी, 243 सी। तो अनुच्छेद में कहाँ से कहाँ तक? आर्टिकल मतलब अनुच्छेद 243 से लेकर ए से ओ तक। और किस तरह का ये पंचायती राज व्यवस्था था? त्रिस्तरीय प्रकार का। ठीक है, अब देखिए पंचायती राज व्यवस्था को हम लोग जान लिए कि इसको संवैधानिक दर्जा प्राप्त हो गया। कब? तो 73वां संविधान संशोधन 24 अप्रैल 1993 के तहत। अब देखेंगे कि इसमें इसमें कितने का होते हैं पंचायती राज व्यवस्था में। आपका विषय पूछेंगे तो 29 विषय इसमें है। कितने? 29 विषय के बारे में इसमें बात होता है। कितने जोड़िए? 2 और 9 का होता है 11। तो 11वां अनुसूची, समझ गए ना? तो इससे याद रखिएगा। तो देखिए जो पंचायती राज का जो चुनाव है, इससे संबंधित जाने कि चुनाव का निर्णय कौन करता है। देखिए चुनाव का निर्णय करती है जहां रहेगा राज्य सरकार करेगी। कौन? राज्य सरकार, जिस राज्य में कराना है निर्णय चुनाव का। और पूछेगा कि किसको कौन कराता कौन है चुनाव, तो राज्य निर्वाचन आयोग। राज्य निर्वाचन आयोग। कंफ्यूजन में नहीं रहिएगा, कंफ्यूजन नहीं रखिए कि मुख्य आपका केंद्र वाला जो निर्वाचन आयोग वह नहीं। इसको राज्य सरकार निर्णय करेगी चुनाव कराने का, और इसको चुनाव कराएगा कौन? आपका राज्य निर्वाचन आयोग इसका चुनाव कराता है। तो देखिए इसमें कुछ देखेंगे, जैसे आर्टिकल 243 में कुछ है। जैसे आर्टिकल 243 में आपका है कि इसका कार्यकाल पंचायत का कितना दिन का होता है? तो 5 साल का सामान्यतः। लेकिन किसी प्रकार से भंग हो जाता है, भंग होने की स्थिति में तो 6 माह के अंदर आपको क्या कराना है? चुनाव कराना पड़ता है। ठीक है, और 6 माह से कम बचा है समय चुनाव कराने का, मतलब कार्यकाल पूर्ण नहीं वाला तब नहीं कराना है, लेकिन कम से कम 6 माह से ज़्यादा टाइम बचा हो तो पंचायत चुनाव होना चाहिए। तो मतलब 243 में क्या लिखा है? इसका पंचायत का कार्यकाल 5 साल, और आपका
अगर विघटन हो जाता है पहले ही तो 6 माह के अंदर चुनाव कराना आवश्यक होता है। अब देखिए 243F में है, उसके आगे बढ़िए 243 अनुच्छेद 243F में जो है कि न्यूनतम आपको चुनाव लड़ने के लिए कितना साल चाहिए, तो 21 वर्ष होना आपको चाहिए। कितना? 21 वर्ष आपको होना चाहिए आपको चुनाव लड़ने के लिए, ठीक है। अब देखिए हम बताए थे कि यहाँ त्रिस्तर करके है, यहाँ का जो है प्रारूप है, कहूँ कोई स्टेट में एक स्तर का भी है, उसको भी हम लोग जानेंगे। जैसे देखिए हम लोग त्रिस्तरीय जो पूरा जो मॉडल तैयार किया था 73वां संविधान संशोधन आपका बलवंत राय मेहता द्वारा 3 स्तर का, जैसे देखेंगे आपका ग्राम स्तर पर आपका कौन है, ग्राम पंचायत, और ग्राम पंचायत में जो जनता चुनती है उसका हेड कौन होता है, मुखिया। लेकिन राज्य सरकार आपका राज्य सरकार का कौन प्रतिनिधित्व करता है यहाँ, तो पंचायत सेवक। कौन? पंचायत सेवक। अब आगे बढ़िए ग्राम से ऊपर तो प्रखंड, प्रखंड स्तर पर कौन होता है, पंचायत समिति। कौन? पंचायत समिति। और पंचायत समिति में आपका इसका सबका मेन हेड कौन होता है, प्रमुख, ठीक है। और आपका सरकार का प्रतिनिधित्व कौन करता है, तो बीडीओ साहब करते हैं प्रखंड स्तर पर। फिर आगे बढ़िएगा तो जिला पर कौन है, जिला स्तर पर जिला परिषद का है, जो कि इसके अध्यक्ष मेन हेड होते हैं, ठीक है। और इसका सरकार का प्रतिनिधित्व तो कौन करता है, डीडीसी, मतलब जिला अधिकारी होते हैं, ठीक है, जिला स्तर का। अब देखेंगे कि अब तक कहाँ कहाँ पंचायती राज व्यवस्था त्रिस्तरीय लागू नहीं है, तो देखेंगे हम लोग। तो अब तक आपका यूटी दिल्ली में, केंद्र शासित प्रदेश एक दिल्ली है जहां आपका पंचायती राज व्यवस्था अब तक लागू नहीं है। और देखेंगे नागालैंड, मेघालय और मिजोरम में जो है अब तक पंचायती राज व्यवस्था का त्रिस्तरीय लागू नहीं है, यहाँ लागू यहाँ पे नहीं है, ठीक है। जनजातीय परिषद पहले से यहाँ काम कर रही है, तो त्रिस्तरीय कहाँ लागू नहीं है, एक यूटी में, यूनियन टेरिटरी मतलब केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली में, और आपका नागालैंड, मेघालय और मिजोरम में। और कहूँ आपका एक स्तर का है, जैसे त्रिस्तरीय है ना पूरा भारत में, लेकिन कुछ जगह पे एक स्तरीय है। जैसे उसके लिए हम एक ट्रिक बताते हैं आपको, सिम ट्राई कर से याद रखिएगा, ट्राई कर। जैसे एक स्तरीय जहाँ जहाँ है, एक स्तर का, 3 स्तर का नहीं, एक ही गो। सी से सिक्किम हो गया, कौन, सिक्किम में एक स्तर का। म से मणिपुर में है एक स्तर का। फिर आपका ट्री से त्रिपुरा में, और के से केरला में, यहाँ पे क्या है, एक कहे स्तर का है, ठीक है। तो हम लोग पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित कुछ आपका इंट्रोडक्ट इसका जाने हम लोग, तो आप इसको 1 से 2 बार इसको देखिएगा, आपका इससे संबंधित क्वेश्चन जितना भी क्लियर हो जाएगा। तो चलिए एक बार इसको रिकॉल कर लेते हैं। स्थानीय स्वशासन का इसका सबसे पहली बार कौन कहाँ बल दिया जाता है, तो सबसे विश्व में कोई स्थानीय स्वशासन का कोई इसका प्रारूप इसको तैयार करता है, कोई मतलब इसको उठाता है, इसको बल देता है, तो आपका है भारत ही उसका है जन्मदाता स्थानीय स्वशासन का। और कौन, तो प्राचीन काल में चोल वंश हुआ करता था, चोल वंशों के राजाओं ने इसको बल दिया, ठीक है। चोल वंश जब भी पढ़े तो उसका नौसेना के बारे में चर्चा रखें आप, और उसका स्थानीय स्वशासन के बारे में। तो देखिए उसके बाद आधुनिक भारत में अंग्रेज जब आते हैं, तो अंग्रेज में लॉर्ड रिपन साहब उसमें आवाज रहे थे, उन्होंने बल दिया। उन्होंने एक 1882 में एक मैग्ना कार्टा जारी किया। इसी मैग्ना कार्टा में चर्चा था स्थानीय स्वशासन का, तो इन्हीं को इसी के चलते लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का जनक या स्थानीय स्वशासन का पिता, फादर ऑफ लोकल गवर्नमेंट कौन, लॉर्ड रिपन साहब को जाना जाता है। फिर आगे बढ़िएगा तो आपका इसका 1919 में मांटोगी चेम्सफोर्ड सुधार होता है, उसमें चर्चा मिलता है। तो हम लोग स्थानीय शासन में पंचायती राज व्यवस्था के बारे में जानेंगे, उसमें जानेंगे कि इसका उद्देश्य क्या है, इसका लाने का लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण, साथ में विकास के काम में लोगों की जन भागीदारी को बढ़ाना, ठीक है। फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग कि इसका सामुदायिक, इसी में देखिए आगे बढ़ते हुए सबसे पहली बार सामुदायिक विकास कार्यक्रम भारत में स्टार्ट हुआ आज़ाद होने के बाद। 2 अक्टूबर 1952 को जवाहरलाल नेहरू द्वारा, प्रधानमंत्री द्वारा क्या किया गया, सामुदायिक विकास कार्यक्रम स्टार्ट किया गया। इसी को आगे बढ़ाते हुए 1953 में जारी किए एक राष्ट्रीय विस्तार सेवा, जो कि पूरा असफल नहीं हो पाया, जो मुद्दा पर स्टार्ट किए थे। जब संविधान निर्माण होने लगा, ठीक है, 1949 में आपका निर्माण हो गया था इसका,
और लागू 26 जनवरी 1950 को हुआ था संविधान। तो उसमें कहाँ रखा गया संविधान में, तो भाग 4 में रखा गया था इसको। और आपका महात्मा गांधी पंचायती राज के प्रबल समर्थक थे और इसको वहाँ रखा कहाँ गया था उस समय, तो आर्टिकल अनुच्छेद 40 में रखा गया था। और इस अनुच्छेद 40 में क्या लिखा हुआ है, पंचायत के गठन के बारे में, तो लिखा कहाँ गया था, भाग 4 में। और भाग 4 में क्या है, डीपीएसपी यानी कि नीति निदेशक तत्व में जगह इसको मिला था। अब आइए, आज़ाद हो गया भारत, उसमें प्रधानमंत्री नेहरू जी थे। तो 1957 में एक कमेटी गठित किया गया, बलवंत राय मेहता समिति गठित की गई। उन्होंने 1959 में रिपोर्ट दिया। रिपोर्ट कैसा दिया, त्रिस्तरीय, 3 स्तर का, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद का। तो पहली बार ये रिपोर्ट 1959 में दे दिया। तो इसी के तहत पंडित जवाहरलाल नेहरू साहब 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी के जन्म दिवस के अवसर पर 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नगौर जिला में पहली बार पंचायती राज का शुभारंभ किया। जस्ट उसके 9 दिन बाद 11 अक्टूबर 1959 को आंध्र प्रदेश में आपका दूसरा स्टेट में लागू किया, आंध्र प्रदेश में। फिर आगे बढ़ते हैं, 1977 में एक कमेटी गठित होती है, आपका मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री, अशोक मेहता समिति। वो समिति और है लेकिन आपको इसी को याद रखिए। तो आपका ये जैसे ही गठन 2 साल का सरकार बना था, लेकिन 2 स्तरीय यही रिपोर्ट दी थी, लेकिन इसको खत्म कर दिया गया जनता पार्टी द्वारा। ठीक है, जनता पार्टी ने, जनता पार्टी के जाने के बाद इंदिरा गांधी की जो सरकार आती है तो इसको पार्टी को, इस जो कमेटी, इसको डिसमिस कर दिया जाता है। तब इसको समय आगे बढ़ रहा था पंचायती राज। ठीक है, उसी दौर में संवैधानिक दर्जा अब तक इसको प्राप्त नहीं था। तो संवैधानिक दर्जा प्राप्त करने के लिए इसका वकालत कौन करता है, तो एल.एम. सिंघवी समिति जो है इसका वकालत करता है। किसका, त्रिस्तरीय पंचायत का, किसको लागू होना चाहिए, संवैधानिक दर्जा होना चाहिए इसका। तो 73वां संविधान संशोधन, 73वां इसी के चलते होता है। कब, 73वां संविधान संशोधन इसको संवैधानिक दर्जा करने के लिए होता है। 1992 में संसद में रखा गया था, लेकिन ये जब पारित हो गया, कब पारित हुआ, तो 24 अप्रैल 1993 को पारित हुआ था। कौन, 73वां संविधान संशोधन। इसके तहत 3 चीज जोड़े गए। अनुसूची 11 जोड़ा गया इसी के तहत, जिसमें 29 विषय का उल्लेख किया गया पंचायती राज व्यवस्था का। फिर आपका अब पूछे कि 11वां अनुसूची में क्या था, तो पंचायती राज, याद रखिएगा पंचायती राज, कन्फ्यूजन होगा कि 11वां अनुसूची में क्या जोड़ा गया, तो पंचायती राज जोड़ा गया था, जिसमें 29 विषय थे। इसी के तहत भाग 9 जोड़ा गया और आपका आर्टिकल अनुच्छेद 243A से O तक जोड़ा गया। आगे बढ़ते हैं कि इसमें कितने विषय होते हैं पंचायत को, 29 विषय का 11वीं अनुसूची के तहत। चुनाव कौन कराता है, पंचायत का निर्णय कौन करता है, तो राज्य सरकार निर्णय करती है। लेकिन चुनाव कौन करती है, तो राज्य निर्वाचन आयोग चुनाव कराती है। निर्णय करेगा राज्य सरकार, लेकिन चुनाव कौन कराएगा, कराने का कौन, तो राज्य निर्वाचन आयुक्त करेगा। फिर आगे बढ़िए, 243E में लिखा हुआ है कि ये पंचायत का कार्यकाल 5 साल होगा और 5 साल से पहले अगर भंग हो जाती है तो उसको 6 माह के अंदर चुनाव कराना अनिवार्य होता है। 243F में लिखा हुआ है कि न्यूनतम आपको 21 वर्ष चाहिए आपको चुनाव लड़ने के लिए। और महिलाओं के लिए उसमें 33% का आरक्षण प्रावधान किया गया था इसी अधिनियम के तहत। अब बिहार सबसे पहला 50% आरक्षण देने वाला राज्य बन गया है पंचायती राज को। अब देखिए, जो 3 स्तर का जो प्रारूप था यही स्तर था पंचायत को, जिससे ग्राम स्तर पर आप ग्राम पंचायत, मुखिया इसका प्रतिनिधित्व करेगा जनता का, और आपका सरकार का पंचायत सेवक। प्रखंड स्तर पर पंचायत समिति, जो कि इसका जनता द्वारा प्रमुख, मतलब इसको अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है। और बीडीओ कौन करेगा, सरकार का प्रतिनिधित्व। जिला स्तर पर सबसे ऊंचा जिला परिषद, इसका अध्यक्ष होगा, और इसका सरकार का प्रतिनिधित्व कौन करेगा, डीडीसी। तो हम लोग इस चीज़ों के बारे में अब देखेंगे कि कहाँ कहाँ तक पंचायती राज अब तक लागू नहीं है। केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली में एगो लागू नहीं है, और आपका केंद्र शासित प्रदेश एक दिल्ली है, उसी में नहीं लागू नहीं है, बाकी सब में केंद्र शासित प्रदेश में लागू है। और राज्य में नागालैंड, मेघालय और मिजोरम में, यहाँ पर जनजातीय परिषद पहले ही से वर्क कर रही है। अब एक स्तर का कहाँ है, 3 स्तर का समस्या है, लेकिन एक स्तर का कहाँ है, तो आपको याद रखिएगा कि सिम ट्राई कर से, जैसे सी से सिक्किम, म से मणिपुर, ट्राई से त्रिपुरा, के से केरला, मतलब यहाँ पे आपका जो है 1 स्तरीय आपका है। तो हम लोग जो है इससे संबंधित पंचायती राज व्यवस्था से आपको इसको 1 से 2 बार वीडियो को देख लीजिएगा, आपको जितना भी क्वेश्चन बनता है आपको क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो चलिए, हम लोग वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो दोस्तों के बीच में लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब करवाइएगा।